हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेट इनिशियलाइजेशन। अब वेट इनिशियलाइजेशन क्या होता है इस पे बाद में आते हैं, बट आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा अगर आप मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो डीप लर्निंग में। तो ये वेट इनिशियलाइजेशन आपने वहां सुना होगा जब हम वैनिशिंग ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट पढ़ रहे थे। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट ना हो, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट ना हो, तो उसकी एक टेक्निक होती है वेट इनिशियलाइजेशन। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक। पहले तो हम ये जानेंगे वेट इनिशियलाइजेशन होता क्या है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बट हम टेक्निक्स जानेंगे कि कौन-कौन सी टेक्निक्स हमें मदद करती हैं। तो जनरली आपकी 2 फेमस टेक्निक्स हैं। एक आपकी है ज़ेवियर टेक्निक, उसको हम ग्लूरॉट टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है? ज़ेवियर बोल लो या ग्लूरॉट बोल लो। फेमस नाम से ज़ेवियर है, बट जब आप प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हो, तो ग्लूरॉट नाम आता है। दूसरा आपके पास है ही इनिशियलाइजेशन, HE इनिशियलाइजेशन, ठीक है? तो ये 2 टेक्निक्स हो गई। इन दोनों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग है दोनों एक-दूसरे से, ठीक है? पहले हम देखेंगे नॉर्मली, बिना वेट इनिशियलाइजेशन लगाए। फिर हम देखेंगे वेट आपका ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन लगाए। फिर हम देखेंगे ही इनिशियलाइजेशन लगा के कि कौन सी टेक्निक कैसे मदद कर रही है, उनका यूज़ केस क्या है? हमें कब ही इनिशियलाइजेशन यूज़ करना चाहिए, कब हमें ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन यूज़ करना चाहिए, बाकी ये सब। तो ये आपका आज का वीडियो का ओवरऑल आइडिया होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेट इनिशियलाइजेशन होता क्या है? तो उसके लिए मैं एक नई स्लाइड खोल लेता हूँ। तो जानते हैं सबसे पहले वेट इनिशियलाइजेशन। अब देखो, अगर आपने एनएलपी वाली वीडियो देखी है, ठीक है? मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने एनएलपी वाली वीडियो देखी है। जब आपका सबसे पहला फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, तो रैंडमली वेट्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है? जब पहला फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हो रहा है, सबसे पहला फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, उसके बाद नहीं होता कुछ वेट इनिशियलाइजेशन का कांसेप्ट। जो सबसे पहला फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होता है, वहीं पे आपका वेट इनिशियलाइजेशन काम करता है। तो जो सबसे पहला आपका फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होता है, उसमें आपने देखा होगा जब हम एनएलपी वाली वीडियो कर रहे थे, हमने अज़्यूम कर लिया था कि वेट ये होंगे, राइट? बट इसमें क्या है, आपने रैंडमली बता दिए। क्या पता आपने रैंडमली बड़ी वैल्यूज़ ले ली, क्या पता आपने रैंडमली बहुत छोटी वैल्यूज़ ले ली। तो ऐसे में जो आपका मॉडल है वो कभी या तो ट्रेन ही नहीं हो पाएगा, या तो कभी कन्वर्जेंस में पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप रैंडमली उठा रहे हो। तो यहाँ पे आपका कांसेप्ट आता है वेट इनिशियलाइजेशन का, कि जब आप कुछ टेक्निक का यूज़ करके स्पेसिफिकली वेट्स के लिए काम कर रहे हो, वो सबसे पहला जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है उसके लिए आप जो शुरुआत में वेट्स असाइन कर रहे हो, वो। सबसे मतलब एक्यूरेट वेट्स जो आपके शुरुआत में होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े, ना ज़्यादा छोटे, जिससे आपकी मॉडल की ट्रेनिंग स्टेबल और फास्ट कन्वर्जेंस हो। आइडिया यही है आपका वेट इनिशियलाइजेशन का, ठीक है? तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन ये होगी कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ वेट, इनिशियल बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो सबसे पहला फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होता है, उसका सबसे स्टार्टिंग वाला, ठीक है? इनिशियल वैल्यूज़ इन द न्यूरल नेटवर्क बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि फॉरवर्ड प्रोपेगेशन भी ट्रेनिंग में आती है, लेकिन आप जो वेट सेट करते हो, वो ट्रेनिंग से पहले करते हो, ठीक है? आप अज़्यूम करते हो कि अभी के लिए हमने ये दे दिए वेट्स, तो उसी को आप वेट इनिशियलाइजेशन बोलते हो, राइट? समझ आ गया वेट इनिशियलाइजेशन क्या है? अब इसके यूज़ क्या है? वेट इनिशियलाइजेशन के यूज़ क्या है? देखो, पहला यूज़ तो इसका ये है कि आपका ये वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट से बचाता है आपको, ठीक है? प्रिवेंट्स वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट। तो ये तो इसका हो गया मेन यूज़ केस। अब देखो, वैनिशिंग ग्रेडिएंट नहीं होगा, एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो मॉडल की कन्वर्जेंस है, या मॉडल की आप कन्वर्जेंस बोल लो या मॉडल की ट्रेनिंग है, वो फास्ट होगी, ठीक है? तो ये भी आपकी बढ़ जाएगी। मॉडल कन्वर्जेंस आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है? तो ये 2 मेन फायदे हैं आपके वेट इनिशियलाइजेशन के, राइट? अब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। अ, देखो, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है न्यूरल नेटवर्क्स में, अगर आप कोई वेट स्पेसिफिक वेट इनिशियलाइजेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है रैंडम, कि मतलब रैंडमली आपका न्यूरल नेटवर्क कुछ भी वैल्यूज़ उठा लेता है वेट की, पहला मतलब ट्रेन करने के लिए, ठीक है? बट अगर आप वेट इनिशियलाइजेशन का कांसेप्ट यूज़ कर रहे हो स्पेसिफिकली,
तो आपके पास 2 टेक्निक्स है जो फेमस है, ठीक है? तो आपके जो 2 टाइप्स की वेट इनिशियलाइज़ेशन है, वो ये हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका रैंडम रहता है, ये आपको अलग से लगानी पड़ती है, ठीक है? तो पहला है आपके पास, जो मैंने आपको बताया, ज़ेवियर या फिर आप इसको एक और नाम से बुलाते हो, क्लोरॉट, ठीक है? सेम ही चीज़ है। दूसरा आपके पास है ही इनिशियलाइज़ेशन, HE, ठीक है? अब इन दोनों के अंदर भी बहुत सब पार्ट्स होते हैं। इन दोनों के अंदर भी इनके 2-2 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इनके अंदर अपना खुद का सब पार्ट रहता है कि आपको ज़ेवियर के अंदर भी 2 पार्ट मिलेंगे। यूनिफ़ॉर्म ज़ेवियर चाहिए या नॉर्मल ज़ेवियर इनिशियलाइज़ेशन चाहिए। सेम आपको ही इनिशियलाइज़ेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपको यूनिफ़ॉर्म ही इनिशियलाइज़ेशन चाहिए या आपको नॉर्मल ही इनिशियलाइज़ेशन चाहिए। अब ये नॉर्मल, यूनिफ़ॉर्म क्या फ़र्क है? इसको भी जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, यूनिफ़ॉर्म और नॉर्मल में इसमें फ़र्क जान लो पहले, ठीक है? कि आपको कब नॉर्मल यूज़ करना चाहिए, कब यूनिफ़ॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है? मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि मैं अलग-अलग नहीं बताऊँगा ना, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। यूनिफ़ॉर्म वर्सेस नॉर्मल कि कैसे अलग है? दोनों में सेम है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म नॉर्मल का मतलब दोनों टेक्निक्स के अंदर सेम है। अब पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल इनिशियलाइज़ेशन के अंदर क्या होता है? चाहे वो आप ज़ेवियर का ले लो, चाहे आप वो ही का ले लो। तो उसमें जो आप वेट्स होते हैं ना, वो 0 के अक्रॉस होते हैं। वेट्स जो आपके स्प्रेड होते हैं, जो आपके जो वेट्स होते हैं, स्प्रेड अक्रॉस 0, 0 के आस-पास होते हैं आपके वेट्स, ठीक है? नॉर्मल मतलब नॉर्मलाइज़ कर देता है। नॉर्मलाइज़ेशन आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपने नॉर्मलाइज़ेशन पढ़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी रेंज 0 से 100 में है, ठीक है, वैल्यूज़ की, तो उनको लिया है 0 से 1 के बीच में। मतलब 0 के अराउंड आपका सेंटर पॉइंट बन जाता है, ठीक है? मतलब अगर आपका यहाँ पे 0 है, तो आपका वेट्स ऐसे फैलेंगे। मान लो इसने एक वेट को दे दिया 0.1, एक को दे दिया 0.8, ऐसे 0.6, मतलब 0 के अराउंड रहेगा स्प्रेड आपका, ठीक है? तो ये आपका होता है नॉर्मल वेट इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? इससे क्या होता है, जब आपकी इसका यूज़ कब करना है, ठीक है? यूज़ पे आ जाते हैं सीधा, समझ जाओगे आप क्यों यूज़, कब यूज़ करना चाहिए। इसका यूज़ जो आपका होता है ना, जब आपके पास बड़े न्यूरल नेटवर्क्स हो, जब आपके पास डीप न्यूरल नेटवर्क हो, बड़े न्यूरल नेटवर्क हो, मतलब 10-15 लेयर हैं, 100 लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स हैं, तो इस वाले वेट इनिशियलाइज़ेशन का यूज़ करोगे, डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो जब आपके पास बड़े न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो आप करोगे नॉर्मल वेट इनिशियलाइज़ेशन का, ठीक है? मान लो आप ही इनिशियलाइज़ेशन लगा रहे हो किसी प्रॉब्लम पे, अब आपको ही के अंदर भी जानना है कि मेरे को यूनिफ़ॉर्म लगाना है, नॉर्मल लगाना है। फिर अपना आप न्यूरल नेटवर्क चेक करो कि बड़ा है या छोटा है। अगर उसमें आपको दिख रही है बहुत सारी लेयर्स लगी हैं, तो नॉर्मल लगा दो। ही के अंदर भी आपको चूज़ करके नॉर्मल का यूज़ करना है, ठीक है? जब आपके पास अ, बड़े न्यूरल नेटवर्क हैं। इससे क्या होता है, आपका जो ग्रेडिएंट का फ्लो रहता है, वो स्टेबल रहता है। क्या होता है इससे? स्टेबल ग्रेडिएंट फ्लो, ये रीज़न होता है। बाकी इसका यूज़ केस है ये कि डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ करना है, ठीक है? जो आपने अगर एक सीएनएन नेटवर्क है, एक सीएनएन नेटवर्क है रेज़नेट करके, सीएनएन नेटवर्क है रेज़नेट करके, रेज़नेट, उसके अंदर भी हम इसी का यूज़ करते हैं, आपके नॉर्मल वेट इनिशियलाइज़ेशन का, ठीक है? ये तो आपका हो गया नॉर्मल। अब बात करते हैं यूनिफ़ॉर्म की। इसका सीधा उल्टा है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म इसका उल्टा है। देखो, अब यूनिफ़ॉर्म में क्या होगा, उसमें तो आपके वेट्स थे 0 के अक्रॉस स्प्रेड। इसमें आपके वेट्स एक रेंज के अक्रॉस अक्रॉस स्प्रेड होंगे। इसमें वेट्स होंगे वेट्स स्प्रेड अक्रॉस अ रेंज, अक्रॉस अ रेंज, ठीक है? अब वो रेंज कैसे होगी? वो फ़ॉर्मूले से निकलती है, लेकिन वो ऐसे होती है -a टू a, मतलब ऐसे हो सकती है रेंज -5 से 5 के बीच में आपको वेट्स चुनने हैं, -3 से 3 के बीच में आपको वेट्स चुनने हैं, -2 से 2 के बीच में आपको
वेट चुनने, मतलब माइनस टू प्लस में, ऐसे में होगा आपका रेंज, ठीक है। अब ये जनरली यूज कब करना चाहिए? जब आपके पास छोटे नेटवर्क हो, ज्यादा डीप ना हो, या मतलब हम बोल सकते हैं शैलो न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, शैलो न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। इससे एक और काम भी हो जाता है आपका, ये आउटलायर्स को अवॉइड करता है। अगर आपको लग रहा है आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, ठीक है, आपके जब आपने मॉडल बनाया है उसमें आउटलायर्स भी हैं, तो आप यूनिफॉर्म इसको यूज करोगे ना, यूनिफॉर्म वेट इनिशियलाइजेशन को, तो ये आउटलायर्स को अवॉइड कर देता है। इसकी ये खासियत भी है। शैलो न्यूरल नेटवर्क्स पे तो यूज करना ही है, बट ये आउटलायर्स को भी अवॉइड करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यही है आपका फर्क यूनिफॉर्म और नॉर्मल में। मेन यही है कि जब बड़े न्यूरल नेटवर्क हैं, तो नॉर्मल वेट इनिशियलाइजेशन का यूज करो, किसी भी केस में, चाहे आपका जेवियर हो चाहे वो ही हो। और जब आपका छोटे न्यूरल नेटवर्क हो, तो यूनिफॉर्म वेट इनिशियलाइजेशन का यूज करो, ठीक है। ये तो फर्क जान लिया हमने नॉर्मल और यूनिफॉर्म में, ठीक है। दोनों केस में सेम ही फर्क है, चाहे वो जेवियर के अंदर हो चाहे वो ही के अंदर हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन वेट इनिशियलाइजेशन की। अब आप वो सोचोगे ये तो बता दिया यूनिफॉर्म नॉर्मल कब यूज करना है, बट जब हमें ऊपर वाला ही नहीं पता होगा कि जेवियर ग्लोरॉट को या ही को कब यूज करना है, तो नीचे पे तो बाद में आएंगे ना, तो ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेवियर की बारी, तो एक न्यू पेज बना लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं अपना जेवियर, ठीक है। जेवियर बोल लो या ग्लोरॉट बोल लो। जेवियर जनरली हम थियोरेटिकल में ज़्यादा बोलते हैं, और ग्लोरॉट हम जनरली प्रैक्टिकल में ग्लोरॉट ज़्यादा बोला जाता है। जिसका नाम है प्रैक्टिकल में, जो टेंसरफ्लो के अंदर है वो ग्लोरॉट है, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दोनों को बताऊंगा, यूनिफॉर्म का फॉर्मूला बताऊंगा, नॉर्मल का फॉर्मूला बताऊंगा। यूनिफॉर्म को मैं यू से दिखाऊंगा, नॉर्मल को मैं एन से दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी आपकी? सबसे पहले एन इन, ठीक है। एन इन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स, ठीक है। और उसके बाद आपका है एन आउट, नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन्स, आउटपुट न्यूरॉन्स। मतलब अगर आपके पास ऐसा एक न्यूरल नेटवर्क है, 1, 2, 3, उसके बाद 2 हिडन लेयर लगा दी, एक और हिडन लेयर लगा दी, उसके बाद ये लास्ट आपकी आउटपुट लेयर है। तो यहाँ पे एन इन कितना होगा? नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन, ये फर्स्ट लेयर इनपुट लेयर होती है, इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने हैं? 1, 2, 3, तो एन इन आपका होगा 3। एन आउट कितना होगा? लास्ट लेयर आपके आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन है? 1, 2, 3, तो एन आउट भी कितना होगा? 3। तो ये आपका एन इन और एन आउट हो गया, ठीक है। क्या ये तो मैंने देखने के लिए बताया था, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम भी देता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पे, कि मान लो हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया अपना, ठीक है। हमने अपना एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, हमने बनाया न्यूरल नेटवर्क अपना, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब इस हमारे न्यूरल नेटवर्क में 4 इनपुट न्यूरॉन है, ठीक है, मतलब इनपुट लेयर के अंदर 4 इनपुट न्यूरॉन्स हैं और 3 आउटपुट न्यूरॉन मान लो, ठीक है। तो एन इन कितना हुआ आपका यहाँ? 4, और एन आउट कितना हुआ आपका? 3, ठीक है। पता चल गई इनकी वैल्यूज। इन्हीं का यूज करके आपके फॉर्मूले बने हैं, चाहे वो जेवियर का हो चाहे वो आपका ही का हो। आपको ये 2 टर्म याद रखने हैं बस, एन इन और एन आउट, बस बाकी कुछ नहीं। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, फॉर्मूले तो बहुत ईजी है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला मैं दोनों को बताऊंगा। वो अलग बात है, मैं प्रैक्टिकल में एक को बता दूंगा करके, बट फॉर्मूला मैं दोनों को बताता हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, यूनिफॉर्म के लिए देख लेते हैं पहले। तो डब्ल्यू यानी वेट्स, यानी ये मतलब इसका मतलब रेंज, इस रेंज से निकालेंगे, और यू मतलब मैं यूनिफॉर्म, ठीक है, इस यू का मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब रेंज ऐसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला है माइनस, अब मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म में -2
-a टू a में रेंज होती है, ठीक है? तो इसलिए तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है -√6 डिवाइडेड बाय √n in प्लस n out, कॉमा, अब माइनस टू प्लस में होना चाहिए, तो सेम चीज़ लिखोगे यहाँ पे, बस माइनस का साइन हट जाएगा। √6 √n in प्लस n out, ये फॉर्मूला है बस। ठीक है? सेकंड, ये आपका नॉर्मल का, ठीक है? तो मैं इसको n से दिखा रहा हूँ। अब नॉर्मल में है तो 0 से रेंज करेगा, क्योंकि 0 के आसपास रहता है ना, मैंने कहा 0 के आसपास स्प्रेड रहता है, तो 0 से लेके फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे, 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, अपॉन n in प्लस n out, बस इतना फॉर्मूला। और जनरली अगर मैं याद रखना ही है आपको कोई फॉर्मूला, तो इसको रखो, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल वाला ज़्यादा पूछा जाता है, पूछेंगे भी कभी, पूछेंगे भी तो नॉर्मल वाला, क्योंकि अ, अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहे हो तो जनरली आप बड़े न्यूरल नेटवर्क ही बनाओगे। अगर बड़े लेवल पे जाओगे तो बड़े न्यूरल नेटवर्क बनेंगे ऑफ कोर्स। तो बड़े न्यूरल नेटवर्क बनेंगे तो ऑफ कोर्स नॉर्मल वेट इनिशियलाइजेशन का यूज़ होगा। अगर आप चाहे ही कर रहे हो, चाहे ज़ेवियर कर रहे हो, उनके अंदर हमेशा मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स नॉर्मल का यूज़ करोगे आप, ठीक है? वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन वो तो अलग-अलग बात है दोनों का, वो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका न्यूरल नेटवर्क कितना बड़ा है, ठीक है? वो थोड़ा सर्टेन अलग केस है, बट अगर हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स नॉर्मल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? तो ये तो हो गया फ़ॉर्मूला। अब बोलोगे आप फ़ॉर्मूला तो बता दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाई दो यार, मतलब मैथमेटिकली बता दो ताकि समझ आ जाए, ठीक है? तो मैं यूनिफ़ॉर्म के केस का बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यूनिफ़ॉर्म के केस का। आप नॉर्मल में भी सेम फ़ॉर्मूला लगा देना बस। तो एन इन हमने कितना बताया था अपना 4 था शायद, ऊपर मैंने जो प्रॉब्लम दी थी आपको, और एन आउट मैंने कितना बताया था 3, 4 इनपुट न्यूरॉन और 3 आउटपुट न्यूरॉन, राइट? तो अब हम निकालेंगे लिमिट, लिमिट निकलती है इसमें, ठीक है? लिमिट निकलेगी, हम यूनिफ़ॉर्म के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है? सेम आप नॉर्मल के लिए निकाल लेना। फ़ॉर्मूला देखो क्या है? -√6 अंडर रूट n इन n आउट, ठीक है? तो लिखेंगे हम -√6 अंडर रूट n इन यानी 4 प्लस 3, कॉमा √6 √4 प्लस 3, यानी ये नीचे √7 हो जाएगा, राइट? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। ये रेंज आप कैलकुलेट करते रहना, मैंने निकाल के रखी हुई है, तो ये अराउंड ऐसे आ रही है, -0.925 से लेके +0.925। मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे आएगी, -a टू a में रेंज आएगी हमेशा यूनिफ़ॉर्म के केस में। तो यही वही चीज़ हो रही है, -a टू a वाली, ठीक है? अब क्या होगा? रेंज तो आ गई, अब क्या होगा? अब वेट इनिशियलाइज़ेशन कैसे होगा? वेट इनिशियलाइज़ेशन का कोई ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। अब इसको लिमिट मिल गई, ये आपकी रेंज है, लिमिट मतलब रेंज, ठीक है? अब क्या करेगा जो ज़ेवियर है, जो आपकी टेक्निक है, वो रैंडमली इस रेंज के बीच से वैल्यूज़ उठाएगा और आपके वेट्स इनिशियलाइज़ करेगा। पहले क्या कर रहा था, वो रैंडमली किसी भी रेंज से उठा सकता था, लेकिन अब आपने उसे एक फिक्स्ड रेंज दे दी कि इसी रेंज से उठाना है। मतलब वो वेट्स -0.925 से 0.925 के बीच के होने चाहिए। तो बस अब वो इसी रेंज से उठाएगा, लेकिन करेगा वो रैंडमली पिक अभी भी। अभी भी वो रैंडमली ही पिक करेगा। बस एक थोड़ा एक्सेप्शन हो गया कि इस बार रेंज आ चुकी है आपके पास, कि एक आपने एक थोड़ी-सी कंडीशन दे दी कि इससे ही उठाना है, राइट? तो बस अब आपके वेट्स रैंडमली पिक किए जाएँगे इस स्पेसिफिक रेंज से। सेम आप नॉर्मल में लगाओगे तो मान लेते हैं, नॉर्मल में ऐसी कुछ रेंज आ रही है, 0, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई मान लो, ठीक है? अ, ऐसे मान लेते हैं। तो उसमें फिर वो वेट्स इन्हीं के बीच से उठाएगा, उठाएगा रैंडमली, याद रखना ये, जो मैं रैंडमली रैंडमली बोल रहा हूँ बार-बार। अब क्या होगा? नाउ वेट्स विल बी अ, वेट्स विल बी पिक्ड रैंडमली फ्रॉम अबव रेंज, ठीक है? समझ आ गया? बस अब इस रेंज से उठ के आपके रैंडमली वेट्स उठाए जाएँगे और हर न्यूरल नेटवर्क पे भर दिए जाएँगे। मतलब
तब आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो जाएगा परफॉर्म, और उसके बाद तो फिर बैक प्रोपगेशन में आपके वेट्स अपडेट होते ही रहते हैं। बस इतना ही है। अब ज़ेवियर यूज़ कब करना है? अब आ जाते हैं उस बात पे, मेन यूज़। ज़ेवियर को आप याद यूज़ करोगे जब आपको हो रही है वैनिशिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडिएंट, जब आपको वैनिशिंग ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप यूज़ करोगे ज़ेवियर को या ग्लोरॉट को, ठीक है? बस इतना ही यूज़ केस है इसका। अब आप उसका भी समझ ही गए होंगे ही को कब यूज़ करना है। ही इसका उल्टा है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट में यूज़ किया जाता है। बट मैं बताता हूँ ही इनिशियलाइज़ेशन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पे हम अपना ही इनिशियलाइज़ेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? ये आपका ही इनिशियलाइज़ेशन हो जाएगा यहाँ पे। मैं फ़ॉर्मूला बताता हूँ, फ़ॉर्मूले देख लो। बाकी कांसेप्ट तो सेम ही चीज़ होनी है। मैं दोनों बताता हूँ, यूनिफ़ॉर्म नॉर्मल दोनों के, ठीक है? तो पहले यूनिफ़ॉर्म का देख लेते हैं। डब्ल्यू यू, इसका फ़ॉर्मूला ऐसा कुछ है, माइनस ऊपर वापस अंडर रूट 6 ही आएगा। बस ये देखना इस बार पूरे उस पे अंडर रूट लगा है, उस बार बस ऊपर-ऊपर लगा था अंडर रूट 6, इस बार पूरे उस पे लगा है और यहाँ पे आपका लगेगा एन इन। आउट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इन की ज़रूरत है इस बार, ठीक है? थोड़ा इसको थोड़ा-सा ठीक बनाते हैं। एन इन, राइट? और बस उल्टा इसका लिख दो, बस माइनस हटा के, अब माइनस यूज़ नहीं करना आपको। एन इन, ठीक है? माइनस ए टू ए, यूनिफ़ॉर्म है ना? अब नॉर्मल के लिए भी कर दो, ही इनिशियलाइज़ेशन के अंदर, नॉर्मल एन, तो 0 से लेके 2/n इन, बस ये फ़ॉर्मूला है। सिंपल से फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है बस। क्योंकि यूनिफ़ॉर्म हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम जनरली नॉर्मल को यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वापस एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? ऑलरेडी वैसे एग्ज़ाम्पल तो आपको मैंने दे दिया है। एग्ज़ाम्पल, हाँ, हमारा एन इन कितना था? आई थिंक 4, जो हमने पिछले उसमें एग्ज़ाम्पल दिया था। एन आउट हमारा था 3, तो लिमिट, इसमें भी मैं यूनिफ़ॉर्म का करके बता रहा हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल का करके बता देख सकते हो, ठीक है? अ, अब आप फ़ॉर्मूला लगा दो ऊपर वाला, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 6 अपॉन एन इन। आउट की ज़रूरत तो है ही नहीं इस बार, आउट की ज़रूरत तो है ही नहीं, एन इन की ज़रूरत है बस, 6/4, कॉमा, बस माइनस हटा दो, अंडर रूट 6/4। कैलकुलेट करोगे, ये आएगा माइनस 1.22 से 1.22, तो माइनस ए टू ए की रेंज आ गई। सेम आप चाहे तो नॉर्मल के केस में करके देख सकते हो, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा, 2/n इन, तो आपको मिल गई एक रेंज। बस अब क्या होगा, वेट्स आपके रैंडमली पिक किए जाएंगे स्पेसिफिक रेंज से, वेट्स रैंडमली पिक्ड फ्रॉम अबव रेंज, ठीक है? और वेट्स आपके इनिशियलाइज कर दिए जाएंगे, सिंपल था। बस इसका भी सेम कंसेप्ट है, बस यूज केस चेंज हो जाएगा आपका, मेन यूज चेंज हो जाएगा आपका, मेन यूज। अब आपका मेन यूज यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। अगर आपको अपने न्यूरल नेटवर्क में एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यूज करोगे ही इनिशियलाइजेशन। अगर आपको अपने न्यूरल नेटवर्क में वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आप यूज करोगे ज़ेवियर या ग्लोरॉट टेक्निक का। और जनरली हम वैनिशिंग ग्रेडियंट फेस करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, तो ज़ेवियर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है? और अगर बात करें कि इनके अंदर कौन सी यूज़ करनी चाहिए, यूनिफ़ॉर्म या नॉर्मल, तो नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल बेटर परफ़ॉर्म करता है ज़्यादातर सिनेरियोज़ के अंदर, ओके? तो यही था आपके थ्योरेटिकल कि वेट इनिशियलाइज़ेशन क्या होता है, कौन सी आपकी 2 मेन टेक्निक्स हैं, दोनों के फ़ॉर्मूला क्या हैं, दोनों में काम कैसे करते हैं, वर्किंग क्या है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा, दोनों में आपको अंतर भी दिखाऊँगा, दोनों के आपको ग्राफ भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो अब सीधा चलते हैं हम अपनी गूगल कोलैब की ओर।
तो अब हम देख लेते हैं अपना प्रैक्टिकल अपने वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स का, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने टाइम का इंपोर्ट किया ताकि मैं टाइम मेज़र कर पाऊँ कि किस वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक को कितना टाइम लग रहा है। देन उसके बाद हमने अपनी मेजॉरिटी ऑफ मेजर लाइब्रेरीज़ लाइक numpy, pandas को इंपोर्ट करा, डेटा रीडिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए। उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर रखा है, ग्राफ वगैरह बनाने के लिए। आपके टेंसरफ्लो तो चाहिए ही, न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाओगे वरना? फिर टेंसरफ्लो के अंदर केरास भी चाहिए, क्योंकि केरास के अंदर तो आपकी सारी लेयर्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब ये आपका इम्पोर्टेंट है। हमने किया इंपोर्ट फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट इनिशियलाइजर्स, राइट? और इससे हमने 2 चीज़ें इंपोर्ट की हैं, ग्लोरॉट नॉर्मल, ठीक है? मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकल में हम ग्लोरॉट ज़्यादा यूज़ करते हैं नाम एज़ कम्पेयर टू ज़ेवियर, और एक आपका है ही नॉर्मल। आप ही यूनिफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो, ग्लोरॉट यूनिफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हो। बट मैंने आपको बोला था नॉर्मल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो हमने नॉर्मल यूज़ किए हैं, ठीक है? तो आपका ही नॉर्मल हो गया, ग्लोरॉट नॉर्मल हो गया। फिर हमने डेटा को स्प्लिट करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर रखा है, स्केल करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर रखा है, और डेटा सेट हम sklearn के अंदर से एक डेटा सेट है, वाइन का डेटा सेट, ठीक है? तो हमने उसको इंपोर्ट कर रखा, ठीक है? इसको रन करते हैं, आपके इंपोर्ट्स हो जाएँगे सारे। ओके, तो आपके इंपोर्ट्स हो चुके हैं, ग्रीन टिक मिल चुका है। अपने डेटा को लोड करते हैं, तो सिंस ये आपका numpy फॉर्मेट में रहता है डेटा, तो हम उसे पांडास के डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करेंगे और टारगेट वेरिएबल अपना टारगेट कॉलम वगैरह बनाएँगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये हमारा डीप लर्निंग से पहले ही काफ़ी पहले पांडास-वांडास में ही कवर हो चुका है सब कुछ। तो इसे वापस बताने तो कौन ही बैठेगा। तो डेटा देख लेते हैं अपना। तो आपका डेटा ऐसा कुछ है। ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं, मैलिक एसिड, ऐश, एल्कलिनिटी, मैग्नीशियम, टोटल फिनॉल्स। तो आपके ये वाइन के कंपोनेंट्स हैं और उससे हमें क्लासिफाई करना है अपनी वाइन को, ठीक है? तो आपके टारगेट में कुछ हैं 0-0, मतलब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है ये, ठीक है? तो देख लेते हैं कितने लेबल्स हैं हमारे पास, कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। क्यों? हमारे पास 3 लेबल्स हैं, 0, 1, 2। अब ये वाइन के हो सकते हैं कि 0 वाली वाइन कैसी है, 1 वाली कैसी है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से एन्कोडेड लेबल्स आ रखे हैं, तो हमें एन्कोड करने की ज़रूरत नहीं है। एसकेलर्न के अंदर वो पहले से ही टॉय डेटा सेट है आपका ये, ठीक है? शेप देख लेते हैं इसका, df डॉट शेप। तो ओनली 178 रोज़ हैं, 14 आपके कॉलम्स हैं। तो ऑफ कोर्स डीप लर्निंग बेस्ट ऑप्शन नहीं है ऐसे डेटा सेट के लिए, क्योंकि डीप लर्निंग आपका बड़े डेटा सेट पे अच्छा काम करता है, छोटे डेटा सेट के लिए नहीं बना आपका डीप लर्निंग। बट यहाँ पे मैं आपको बस समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं बना रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल न्यूरल नेटवर्क नहीं बना रहे हो। न्यूरल नेटवर्क तो ऑफ कोर्स बनाओगे। उसके बाद हमने अपने डेटा को स्प्लिट कर दिया। अपना टारगेट कॉलम है, जो हमारा आउटपुट कॉलम है, उसको छोड़ के जितने भी कॉलम है वो आपके एक्स के अंदर है। तो एक्स के अंदर आपके सारे इनपुट कॉलम है और वाई के अंदर आपका टारगेट वाला कॉलम है, जो आपका आउटपुट कॉलम है, ठीक है? उसके बाद आपने एज़ यूजुअल अपना एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में अपने डेटा को तोड़ दिया। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन तो जाएँगे ट्रेन होने के लिए। एक्स टेस्ट पे आपकी प्रेडिक्शन की जाती है और वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करके आपका वैलिडेशन किया जाता है, ठीक है? मतलब एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन आपका ट्रेनिंग के लिए जाएगा, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट आपका वैलिडेशन या टेस्टिंग पर्पस के लिए जाएगा, ठीक है? तो इसको भी रन करते हैं। अब उसका हम अपना डेटा स्केल भी कर लेते हैं, ठीक है? तो हम अपना डेटा स्केल भी कर लेते हैं, राइट? स्केल कर लिया हमने डेटा। अब सिंस आपके ये आपको इन लेबल्स को अपने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना है, कैटेगोरिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है? मतलब वन हॉट एन्कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने वाई लेबल्स को, आपके वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, टाइप अगर आप चेक करोगे वाई ट्रेन, आई थिंक आपको इससे फ़र्क पता चल जाएगा। पांडास सीरीज़ है ये, इसको रन करते हैं और कॉपी करके अब देखते हैं। आई थिंक अब ये एक numpy एरे बन चुका है। इससे पहले ये एक पांडास की सीरीज़ थी, ठीक है? आपका वाई ट्रेन, जैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैटेगोरिकल टाइप में, अब ये एक numpy एरे है आपका वाई ट्रेन, ठीक है? तो इसलिए हमने इस कोड को लिखा है इतना। बट यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप पिछली वीडियोज़ में। मेन आता है आपका यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आता है आपका
हमने एक फंक्शन बनाया ट्रेन मॉडल करके, इसमें आप सबसे पहले पास करोगे इनिशियलाइज़र। तो हम 3 इनिशियलाइज़र का यूज़ करेंगे। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट, जो आपका रैंडमली वैल्यूज़ कहीं से भी उठा लेता है कुछ भी, ठीक है? सेकंड में हम यूज़ करेंगे अपना ग्लोरॉट, थर्ड में हम अपना यूज़ करेंगे ही, ठीक है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र होता है, वो ऑफ कोर्स कोई वेट इनिशियलाइज़ेशन करता नहीं है वो ऐसे, वो रैंडमली उठाता है, डाल देता है, हो गया। और डिस्क्रिप्शन हम ऐसे दिखाने के लिए कुछ भी टेक्स्ट डाल देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके डाला है। ये अननेसेसरी वे पैरामीटर है वैसे, ठीक है? इसका इससे लेना-देना कुछ नहीं है। वो तो आगे जाके मैं ऐसे डालूँगा ना रैंडम नॉर्मल का यूज़ कर रहे हैं और ऐसे डाल रहा हूँ मैं डिफ़ॉल्ट रैंडम इनिशियलाइज़र। तो इसलिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना एक मॉडल डिफाइन कर दिया यहाँ। अब आई थिंक मुझे मॉडल बताने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडल्स कैसे बनते हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ बल्कि हाइपर पैरामीटर वाले में भी और जिसमें हमने सबसे पहले अपना एएनएन बनाया था उसमें भी, राइट? बस एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे कि ये कर्नल इनिशियलाइज़र इक्वल टू इनिशियलाइज़र। तो आपको कोई भी अगर अपना वेट इनिशियलाइज़ेशन टेक्निक लगानी है, तो आपको ये देना पड़ता है, कर्नल इनिशियलाइज़र। तो आप कर्नल इनिशियलाइज़र इक्वल टू कुछ भी रख सकते हो। अगर आपको ही नॉर्मल रखना है, ही नॉर्मल रखो। आपको ग्लोनाट नॉर्मल रखना है, ग्लोनाट नॉर्मल रखो। आपको रैंडम रखना है तो कुछ मत डालो, वो रैंडमली बाय बाय डिफ़ॉल्ट उसका रैंडम ही रहता है, ठीक है? कर्नल इनिशियलाइज़र का बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम ही रहता है, ठीक है? तो हमने तो इक्वल टू डाल दिया इनिशियलाइज़र कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पास करेंगे इस इनिशियलाइज़र के अंदर, वो पास होके यहाँ आ जाएँगी, ठीक है? और सिंस ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, हम सॉफ्टमैक्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे कंपाइल कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़र के लिए हम एडम यूज़ कर रहे हैं और सिंस ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस यूज़ करना पड़ेगा। ये हम अपनी लॉस वाली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। मैट्रिक्स हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, ठीक है? उसके बाद हम एक स्टार्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे अपना यहाँ से। यहाँ से हम अपना एक टाइम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने मॉडल की, ठीक है? हम यहाँ पे अपने मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे 50 इपॉक्स के साथ एक्सट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर और वैलिडेशन डेटा हमारा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट होगा और वर्बस इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है? मतलब हम नहीं चाहते वो दिखे इपॉक 1 बाय 1, इपॉक 2 बाय 2 ऐसे कुछ ना दिखे। बस सीधा ट्रेन होने के बाद ही दिखे सब कुछ और उसके बाद हम चाहते हैं एंड टाइम। हम यहाँ पे अपने टाइमर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है? मतलब हम यहाँ पे एक बार टाइम नोट कर लेंगे, उसके बाद अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, जैसे ही मॉडल ट्रेन हो जाता है, उसके बाद एक और बार टाइम को नोट करेंगे। फिर इस टाइम से हम अपने स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे, जैसे ही हम अपने एंड टाइम से स्टार्ट टाइम को माइनस करेंगे, हमें अपना ओवरऑल टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा है इस मॉडल को ट्रेन होने में, ठीक है? उसके बाद हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके हमें 2 चीज़ें मिलेंगी लॉस और एक्यूरेसी। ये आपको पता है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं और हम ये भी देखेंगे कि एक्यूरेसी कितनी आई है कि मतलब जब हमने रैंडम इनिशियलाइज़ेशन यूज़ किया है, जब हमने ग्लो नॉट यूज़ किया है, चाहे हमने जब ही यूज़ किया है, हमें एक्यूरेसी कितनी मिली है और हमें ट्रेनिंग टाइम कितना मिला है। तो उसके लिए हमने ये 2 चीज़ें डाली है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ये, यहाँ से मैं अपने वेट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ कि उसने क्या वेट्स असाइन किए हैं। रैंडम वाले ने क्या असाइन किए हैं, ग्लोरॉट ने क्या असाइन कर रखे हैं वेट्स और हीड ने क्या असाइन कर रखे हैं वेट्स। तो वो मैं इसकी मदद से निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके बाद मैं हर लेयर के अंदर इटरेट कर रहा हूँ। जो भी मेरा पूरा मॉडल है, उसके अंदर मैं डॉट लेयर्स, हर मॉडल की लेयर्स के अंदर जा रहा हूँ। पहले लेयर 1 में, फिर लेयर 2 में, मतलब पहले मैं इस लेयर के अंदर जा रहा हूँ, ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर में जा रहा हूँ, ठीक है? और एक-एक करके वेट्स को निकाल रहा हूँ और वेट्स को मैं स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है? और आपके एट द एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके वेट स्टोर्ड है। अब वेट स्टोर करके क्या करेंगे हम? इनसे हम ग्राफ बनाएँगे। वेट स्टोर कर लिए, इसके बाद हम ग्राफ बनाएँगे, हमें फ़र्क पता चलेगा कि कैसे वेट्स आपके असाइन किए गए हैं, ठीक है? उस ग्राफ में आपको पता चल जाएगा काफ़ी, तो वो आप बाद में देखना, ठीक है? ये आपको वैसे फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप जब आप मॉडल-वॉडल बनाओगे तब नहीं करते, ये तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि काम कैसे कर रहा है इसलिए, वरना इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल मॉडल बनाओ अपना इतना ही, ठीक है? बस कर्नल इनिशियलाइज़र में अपने इनिशियलाइज़र लगा दो, वो तो मैं आपको सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्यों, कब, कैसे, किसको यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये फालतू इतने काम कर रखे हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है? तो इसको रन करते हैं, ठीक है? अब मैं हिस्ट्रीज़ और वेट्स डेटा में मैं 2 एम्प्टी वो बना रहा हूँ डिक्शनरीज़,
ठीक है? इनके अंदर मैं कौन से डेटा स्टोर करूँगा? देखो आपको 2 चीज़ें भेज रहा है ना ये वाला फंक्शन आपको, एक हिस्ट्री भेज रहा है, एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन भेज रहा है। तो मैं 3 बार रन करने वाला हूँ इस ट्रेन मॉडल वाले आपके फंक्शन को। पहला मैं यूज़ करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, दूसरा मैं करूँगा ग्लोरॉटक्ले, तीसरा मैं करूँगा हीक्ले और मैं तीनों का एक-एक करके स्टोर करूँगा इसके अंदर, हिस्ट्रीज़ के अंदर और वेट्स डेटा के अंदर, की पेयर फॉर्मेट में, ठीक है? तो मैंने तो यहाँ पे एक ऐसी प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया कि सबसे पहले हम रैंडम इनिशियलाइज़ेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं अपने हिस्ट्रीज़ वाले के अंदर आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है? हिस्ट्रीज़ वाले के अंदर मैंने एक की बना दी डिफ़ॉल्ट और वेट्स डेटा के अंदर भी एक की बना दी मैंने डिफ़ॉल्ट और तब मैंने अपना ये ट्रेन मॉडल लगा दिया। अब ट्रेन मॉडल हमें 2 चीज़ माँग रहा है, इनिशियलाइज़र माँग रहा है और डिस्क्रिप्शन माँग रहा है। तो इनिशियलाइज़ेशन मैंने दे दिया रैंडम नॉर्मल इनिशियलाइज़र मैंने दे दिया रैंडम नॉर्मल। तो ये रैंडम नॉर्मल आपका बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। चाहे आप इस कर्नल इनिशियलाइज़र को हटा भी दोगे ना, ये हटा भी दोगे ना ये, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम नॉर्मल ही लगा हुआ है, ठीक है? और मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया कि डिफ़ॉल्ट रैंडम इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? फिर मैंने दूसरा गया, फिर मैं हिस्ट्रीज़ के अंदर मैंने एक की क्रिएट की ज़ेवियर, वेट्स डेटा के अंदर एक की क्रिएट की ज़ेवियर के लिए, कि ज़ेवियर के जो भी हिस्ट्री वगैरह, लॉस वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह होगी, वो एक ज़ेवियर की के अंदर स्टोर हो जाएगी और जो भी वेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी एक ज़ेवियर की के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो भी मेरे को मतलब ज़ेवियर से मिलेगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वो ट्रेन मॉडल को लगाया, अब इस बार मैं ग्लोरॉट का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, जो मैंने सबसे ऊपर इम्पोर्ट किया था। यहाँ ग्लोरॉट नॉर्मल को इम्पोर्ट किया था ना इसको यूज़ करूँगा मैं अब। मैंने इसको यूज़ कर दिया, ठीक है? अब की बार ये होने वाली है मेरी वेट इनिशियलाइज़ेशन की टेक्निक और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे दियो कि ज़ेवियर इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? ग्लोरॉट उसका प्रैक्टिकल नाम है, ज़ेवियर उसका थ्योरेटिकल नाम है। उसके बाद अगली ही इनिशियलाइज़ेशन, सेम वही हिस्ट्रीज़ के अंदर मैंने क्रिएट कर दी कि ही हिस्ट्री वेट्स डेटा के अंदर ही। अब ट्रेन मॉडल करा, अब की बार ही नॉर्मल का यूज़ कर दिया और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे दो अपने हिसाब से। मैंने ही इनिशियलाइज़ेशन दे दिया। अब आपके जो आपके हिस्ट्रीज़ और वेट्स डेटा है, इसके अंदर 3 कीज़ हो चुके हैं, दोनों के अंदर, ठीक है? दोनों के अंदर 3 कीज़ हैं, हिस्ट्रीज़ और वेट डेटा वाले आपके डिक्शनरीज़ के अंदर। एक आपकी है डिफ़ॉल्ट की, दोनों के अंदर बोल रहा हूँ मैं। एक आपकी है ज़ेवियर की, एक आपकी है ही की। तो अगर मेरे को ज़ेवियर का ग्राफ प्रिंट करना है, तो मैं उस ज़ेवियर की वाला डेटा निकाल दूँगा। अगर मेरे को ही का वेट डेटा प्रिंट करना है, मैं ही वाला डेटा निकाल दूँगा, ऐसे करके। तो इनको रन करते हैं, कितना टाइम लगता है देखते हैं, ठीक है? तो आपका ये पहले डिफ़ॉल्ट वाला शुरू हो चुका है। ठीक है? डिफ़ॉल्ट रैंडम हो चुका है, एक्यूरेसी आपको फुल्ली आएगी क्योंकि छोटा-सा डेटा सेट है। टाइम आपको लगा है 9.24 सेकंड्स, ओके? तो ज़ेवियर इनिशियलाइज़ेशन, फुल एक्यूरेसी, ट्रेनिंग टाइम 8.58 सेकंड। आपको एक्यूरेसी में कहाँ फ़र्क नज़र आएगा? जब आपके बड़े न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है? ये तो बहुत छोटा मतलब छोटा डेटा था आपके पास और ही इनिशियलाइज़ेशन आपका 8.81 सेकंड। तो आप देख सकते हो थोड़ी फास्टर कन्वर्जेंस हो रही है एज़ कंपेयर टू रैंडम इनिशियलाइज़ेशन। ज़ेवियर में थोड़ी फास्टर कन्वर्जेंस हो रही है 8.58। ही इनिशियलाइज़ेशन में भी थोड़ी फास्टर कन्वर्जेंस हो रही है एज़ कंपेयर टू दिस, ठीक है? तो थोड़े से फास्ट होते हैं ज़ेवियर और या फ़र्क बहुत बढ़ जाएगा जब डेटा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्यों होता है ऐसा? देखो, जब आप रैंडमली वैल्यूज़ असाइन करते हो ना अपने न्यूरल नेटवर्क में, तो आपने मान लो थोड़ी-सी रैंडमली ना थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले ली। अब बैक प्रोपेगेशन में क्या होता है वैल्यूज़ एडजस्ट की जाती हैं धीरे-धीरे। तो वो उसे कम करने पे लगे हुए हैं, कम करने पे लगे हुए हैं उस बड़ी वैल्यू को धीरे-धीरे करके। बट अगर आप वेट इनिशियलाइज़ेशन यूज़ करोगे, तो शुरुआत से ही आपको काफ़ी हद तक ठीक-ठाक वैल्यू मिलेगी। तो उसे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैक प्रोपेगेशन के दौरान। तो उससे आपका टाइम बचेगा। समझ रहे हो? इसीलिए आ रहा है आपको आपके टाइम में फ़र्क। तो अब ट्रेनिंग लॉस देख लेते हैं हर उसके लिए, ठीक है? ज़ेवियर के लिए, रैंडम के लिए, ही के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं की और हिस्ट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्रीज़ वाले के अंदर, ठीक है? हिस्ट्रीज़ वाले के अंदर जा रहे हैं और हिस्ट्रीज़ के भी अंदर से लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है? पर इपॉक का। अब मैं इतना समझाऊँगा नहीं इसे और सीधा देखते हैं। इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। थोड़ा छोटा करते हैं इसे। अब यहाँ देखो, डिफ़ॉल्ट लॉस आपका ब्लू से इंडिकेट हो रहा है, ज़ेवियर आपका ऑरेंज, ही आपका ग्रीन। अब आप देखो ब्लू वाले में आपके पहले से वेट्स बड़े असाइन किए जा रहे थे।
ज़ेवियर में आपके थोड़े कम लिए जा रहे हैं शुरुआत से ही वेट्स, फ़र्क आ रहा है? ऑल्दो आखिरी एंड में आके तो ठीक ही हो जा रहे हैं सब, बट जो आपको शुरुआत में अब ही को देखो, ही ने आपकी शुरुआत से ही कम लिए वेट्स, तो कर्व पहले से नीचे है, ठीक है? जो आपका लॉस का कर्व है वो पहले से नीचे है क्योंकि उसने वेट्स ही इतने अच्छे से इनिशियलाइज़ करे थे शुरुआत में कि शुरुआत से आपको लॉस कम मिलने लग गया था। जबकि डिफ़ॉल्ट के केस में नहीं है, डिफ़ॉल्ट के केस में काफ़ी देर बाद नीचे आया है लॉस, बट ही में आपका लॉस बहुत पहले आ चुका है नीचे, ध्यान से देखोगे तो, ही में काफ़ी नीचे पहले ही आ चुका है, एज़ कम्पेयर टू ये अ, डिफ़ॉल्ट। अब आप बोलोगे कि ज़ेवियर कहाँ अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ज़ेवियर में तो बाद में आ रहा है, डिफ़ॉल्ट के मुकाबले भी। अब कुछ केसेज़ में हो चुका है, हो सकता है क्योंकि अ, एक तो ये डेटा भी अच्छा नहीं है ना, 178 का डेटा है, तो मेबी ज़ेवियर को इनफ रूम प्रोवाइड नहीं किया हमने कि वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाए, ठीक है? सेम वेट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फ़र्क पता चलेगा। ये आपका रैंडम वाले ने जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो है। अब ये देखो, ये अच्छे से इनिशियलाइज़ कर रखा है इसने, अच्छे से कर रखे हैं वेट्स को डिस्ट्रीब्यूट। ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है जो पहला वाला ग्राफ देखोगे। बट अगर आप अपने सेकंड और थर्ड ग्राफ देखो, इनमें आपके वेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एकदम अच्छे तरीके से। मतलब आप अब खुद ही देख के बताओ, चलो आपको अगर आपको समझ नहीं भी है कि वेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इनमें से ग्राफ कौन सा सही लग रहा है? पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? अगर मैं बेस्ट बोलूँ तो मेरे को थर्ड वाला बेस्ट लग रहा है। वो सबसे ज़्यादा यूनिफ़ॉर्म है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्राफ लग रहा है। सेकंड मैं बोलूँगा ज़ेवियर का ग्राफ है और सबसे बेकार ग्राफ है डिफ़ॉल्ट वाले का, जो आपका रैंडम इनिशियलाइज़ेशन होता है, राइट? तो वही है। मतलब इस केस में हमारे लिए ही इनिशियलाइज़ेशन ने सबसे बेस्ट परफ़ॉर्म किया है, देन सेकंड पे ज़ेवियर और सबसे वर्स्ट आपके डिफ़ॉल्ट ने परफ़ॉर्म किया है, ठीक है? और यही चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो लॉस के मुकाबले भी, ठीक है? देखो शुरुआत में तो चाहे देख देख सकते हो डिफ़ॉल्ट ने ही बेकार परफ़ॉर्म किया है। शुरुआत में तो ही ने सॉरी ज़ेवियर ने अच्छा ही किया था। वो तो पता नहीं आगे जाके इसको क्या हुआ। ठीक है? तो अगर आप शुरुआत का कर्व देखोगे, तो डिफ़ॉल्ट आपका शुरुआत में बहुत लॉस दे रहा था। फिर धीरे-धीरे करके नीचे आ गया। लेकिन आपके अगर ये शुरुआत के ब्लू और ग्रीन लाइन देखोगे, जो आपके ज़ेवियर और ही को दिखा रहे हैं, ये शुरुआत से ही कम लॉस दे रहे थे। क्योंकि इन्होंने वेट ही इतना अच्छा इनिशियलाइज़ कर दिया था शुरुआत में ही, कि लॉस पहले से ही कम आ रहा था। तो ज़्यादा ब बैक प्रोपगेशन करनी ही नहीं पड़ी मॉडल को, क्योंकि वेट्स पहले से ही अच्छे से इनिशियलाइज़ हो रखे थे। तो यही फ़ायदा मिलता है आपको वेट इनिशियलाइज़ेशन से। तो आई होप आपको वेट इनिशियलाइज़ेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और यही था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी, वेट इनिशियलाइज़ेशन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। ओके, सो हियर इज अ स्मॉल प्रमोशन। हमने बिगिनर टू एडवांस एमएलओप्स कोर्स रिलीज किया है यूडेमी पे, जिसमें आप दुनिया भर के एमएलओप्स टूल्स को सीखोगे, लाइक जेंकिंस, ग्राफाना, प्रोमीथियस, कुबरनेटिस, मिनीक्यूब, क्यूबफ्लो, ओके, एमएल फ्लो, डीवीसी, जितने भी आपके एडवांस और लेटेस्ट एमएलओप्स टूल्स यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, आप वो सीखोगे। और ऐसा नहीं कि मैं बस थ्योरी थ्योरी बताने वाला हूँ, आपका सारी चीजें होंगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रैक्टिकली सीखोगे, कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं है इसके अंदर, पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर ही मैंने थ्योरेटिकल बता रखा है, ठीक है? तो अगर आपका गोल है कि आपको एमएल इंजीनियर का रोल टारगेट करना है, तो दिस कोर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, and link is in the description.